नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और अभी जो पिछला वीडियो आपने देखा वो हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन पर था। ये दूसरा वीडियो भी उसी से संबंधित है, उसका अगला क्रम है ये, यानी काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। तो शुरू से लेकर के जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के आचार्य शुक्ल तक के काल विभाजन को हमने देखा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके बाद के जो महत्वपूर्ण जिन्होंने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का, उनको हम देखेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आचार्य शुक्ल के बाद जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन दिया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन हम देख लेते हैं पहले किस प्रकार से उन्होंने किया। तो सबसे पहले काल को उन्होंने आदिकाल कहा और शुक्ल जी ने उसको वीरगाथा काल कहा था। तो आदिकाल जो है पहले कालखंड का समय वो मानते हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये आदिकाल का समय है। दूसरा जो काल है पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्ति काल है, तो उनको उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और उसकी समय सीमा मानी 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। और वहीं अगला काल, तीसरा काल उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इसकी समय सीमा उन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी है। और अंतिम आधुनिक काल को उन्होंने 1900 से अब तक ये चल रहा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है। हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों को उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग कालों में, इन समय सीमाओं में विभाजित किया। ठीक है, तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। अब हम देखते हैं कि इनके काल विभाजन की क्या विशेषताएं हैं या इनमें क्या दोष हम कह सकें। तो आचार्य द्विवेदी जो हैं उनके काल विभाजन में इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ वो अलग रखी वो ये है कि इन्होंने संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग किया, जो कि आगे चलकर जो है कई और दूसरे जो साहित्य इतिहासकार हुए उन्होंने इनका अनुकरण किया था। तो संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है पिछली वीडियो में कि संवत जो है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे आता है, माने आफ्टर, यानी ईस्वी सन में अगर 57 को 57 को ऐड करेंगे तो वो संवत का वर्ष होता है। ठीक है, जैसे 157 संवत अगर हम कहें तो इसका अर्थ हुआ 100 ईस्वी। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली विशेषता है आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की, उन्होंने ईस्वी सन का प्रयोग किया। और उसके बाद दूसरी जो विशेषता है उनकी कि उन्होंने क्या किया, पूरी शताब्दी को काल जो उन्होंने विभाजित किया उसको आधार बनाया उन्होंने। पूरी शताब्दी आप देखिए, फिर से गौर से देख लीजिए, ये सभी 0 में है। 1000 से 400, सीधे सीधे 400 वर्षों का काल, फिर से 1400 से और 1700, ये आपका आ गया 300 वर्षों का काल। फिर उत्तर मध्यकाल इधर 1700 से 1900, इधर 200 सब का, और इधर आधुनिक काल 1900 से। तो यहाँ जो है उन्होंने पूरी शताब्दी को ही काल विभाजन का आधार बनाया था। तो पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार आचार्य द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बनाया। तो ये उनकी विशेषता है काल विभाजन की। दूसरा अगला है कि वीरगाथा काल के स्थान पर इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के पहले काल को आदिकाल नाम दिया। जैसा कि आपने इससे पहले देखा था, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पहले काल को नाम दिया था वीरगाथा काल। ठीक है, तो वीरगाथा काल नाम को आदिकाल नाम देने वाले थे यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आज यही नाम सर्वमान्य है। ठीक है, तो ये आचार्य द्विवेदी का जो है काल विभाजन रहा। अब आगे हम देखते हैं और कौन कौन लोगों ने प्रयास किया, महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इनके ग्रंथ का नाम आप जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई सारे ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ही ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, तो उसमें इन्होंने जो है काल विभाजन किया। तो इनका काल विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले काल को इन्होंने कहा संधि काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने 750 संवत से 1000 संवत तक मानी है। देखिए ये सन है यानी संवत, तो संधि काल पहले काल को कहा और 750 से 1000 संवत तक इसकी समय सीमा उन्होंने मानी। दूसरे काल को इन्होंने चारण काल कहा
और चारण काल की समय सीमा मानी 1000 संवत से 1375 संवत तक। ये चारण काल नाम आपने पहले भी सुना है, यानी जॉर्ज ग्रेशम ने इस नाम को प्रयोग किया है। अगला जो है कालखंड, जिसको भक्ति काल उन्होंने नाम दिया है। भक्ति काल वैसे आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था। तो भक्ति काल को उन्होंने 1375 से 1700 संवत तक ये काल विभाजन उन्होंने किया कि इस कालखंड को कहेंगे संवत तक, 1700 संवत तक भक्ति काल। उसके बाद अगले काल को रीति काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1700 से 1900 संवत तक मानी है। और उसके बाद अगला जो है आधुनिक काल 1900 से अब तक, संवत 1900 से अब तक चल रहा है। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया। तो 5 कालखंड बनाए। अब आइए हम देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन के मूल्यांकन कर लेते हैं इसका। तो राम कुमार वर्मा जो हैं ये क्या करते हैं, संधि काल नाम से एक नया काल ही जोड़ देते हैं। एक नया काल उन्होंने निर्मित किया है, संधि काल जिसका नाम रखा है उन्होंने, ठीक है, जिसकी समय सीमा उन्होंने क्या मानी है, संवत 700 से जो है ये देखा है उन्होंने, संवत 700 से लेकर 1000 संवत तक इन्होंने संधि काल इसको कहा है। तो ये एक अलग ही काल उन्होंने रख दिया है। इसके बाद दूसरी जो बात है विशेषता, ये चारण काल जो नाम है ये पहले जॉर्ज ग्रेशम का दिया हुआ है, ये नाम पहले दिया जा चुका है, फिर इसका नाम इस तरह से रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो है एक तरह से उन्होंने उसको पूरी तरह से पुनरावृत्ति कर दी है। तीसरी जो बात है राम कुमार वर्मा के काल विभाजन की, कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 700 ईस्वी से माना है, ये गलत है। हमने पहले भी चर्चा की है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 10वीं शताब्दी के बाद से होता है, क्योंकि 10वीं शताब्दी के पहले जो साहित्य मिलता है वो मूलतः उस पर अपभ्रंश पूरी तरह से हावी है। अपभ्रंश जो है वो एक तरह से अपभ्रंश ही है, उसमें हिंदी का जो है कहीं छिटपुट एकाध जो है अंश कहीं कहीं मिल जाता है। एकाध अंश से हम किसी एक भाषा का विकास हम नहीं मान लेते। जब हिंदी साहित्य में रचनाएं होने लगी, अपभ्रंश से मुक्त होने लगी हिंदी भाषा और उसमें अलग से रचनाएं होने लगी, वो समय है 10वीं शताब्दी के बाद। तो इसलिए 700 से मानना गलत है हिंदी साहित्य का आरंभ, जो कि राम कुमार वर्मा ने माना है। चौथा जो है, चौथी बात इनके संबंध में कही जा सकती है वो यह है कि आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है उसका अनुकरण किया है इन्होंने। देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से लगता है कि आचार्य शुक्ल का जो है काल विभाजन उन्होंने लिया है। अगर संधि काल को हटा दें तो उसके बाद के सारे काल कर्म जो काल उन्होंने विभाजन किया है उसकी समय सीमा हूबहू आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन है। आचार्य शुक्ल भी जो है इसी तरह लेते हैं, बस यहाँ चारण काल में जो ये संवत 1000 से मान रहे हैं, वहाँ आचार्य शुक्ल संवत 1050 कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आचार्य शुक्ल के अनुकरण पर ही किया गया काल विभाजन है। और अगली बात यह है कि ये जो काल विभाजन है इसमें मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये जो काल विभाजन करते हैं राम कुमार वर्मा, तो इनके काल विभाजन में कोई मौलिकता, कोई फंडामेंटल जो है अप्रोच दिखाई नहीं देता है। ये एक तरह से काल विभाजन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कर दिया है। और आचार्य शुक्ल का ही पूरा पैटर्न फॉलो किया है। अपने आप को अलग दिखाने के लिए बस उन्होंने एक संधि काल, एक नया काल नाम दे दिया है। और जो बौद्धों की, सिद्धों की जो है, जैनियों की रचनाएं हैं, उन रचनाओं को भी हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया है, बस ये इतना। इसलिए ये क्या है, अनुकरण एक तरह से है पूरी तरह से। अब अगला जो काल विभाजन का प्रयास किया है महत्वपूर्ण, वो है डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, असल में डॉक्टर नगेंद्र ने उस पुस्तक की रचना अकेले नहीं की है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उनकी पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वस्तुतः वह एक संपादित ग्रंथ है, यानी एडिटेड बुक। यानी नगेंद्र उस पुस्तक के, उस इतिहास ग्रंथ के संपादक थे। और उसमें बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशेषज्ञता रखते थे, स्पेशलाइजेशन था जिनका, अलग अलग उन लोगों से जो लेख मांगे गए उन्होंने दिया और उसको कलेक्शन किया गया। उस इसका जो है एडिट किया, जिसको संपादित किया डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया, लेकिन जो काल विभाजन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, उस पुस्तक में जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है पहले काल को आदिकाल ही कहते हैं और
मानते हैं ये 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक को वो आदिकाल कहते हैं। यानी 7वीं शती यानी 7th सेंचुरी जो है, 7th सेंचुरी के मध्य से लेकर के 14वीं शती के मध्य तक को वो आदिकाल कहते हैं। वहीं भक्ति काल को वो कहते हैं 14वीं शती से 17वीं शती के मध्य तक, 14वीं शती का मध्य से 17वीं सदी का मध्य। उसके बाद रीति काल को फिर उसी तरह से वो 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक मानते हैं, और आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक जारी है, माने इस रूप में वे काल विभाजन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसमें क्या चीज़ है, एक जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से दूसरा काल, पहला काल जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा काल शुरू हो रहा है, और प्रत्येक काल जो है मध्य से शुरू है, मध्य से अंत है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, फिर 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, फिर 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, और 19वीं शती के मध्य से अब तक। तो ये नगेंद्र का काल विभाजन है। तो चलिए अब देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन का मूल्यांकन। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना। ये मानना गलत है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 10वीं शताब्दी के बाद से माना जाता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में जो है अपभ्रंश भाषा का प्रभाव हिंदी साहित्य पर बहुत अधिक है, और हिंदी के जो है लक्षण छिटपुट रूप में ही देखने को मिलते हैं। इस आधार पर क्या है, 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना नहीं जा सकता। इसलिए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, जो कि गलत है, उचित नहीं है। दूसरी जो बात है डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन की, कि ये इन्होंने जो कालखंडों का नामकरण किया है वो आचार्य द्विवेदी जी के अनुकरण पर किया है। आचार्य द्विवेदी ने भी जो है नामकरण प्रस्तुत किया, वो इसी तरह का नामकरण था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो वही नामकरण, उसी तरह का नामकरण इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। तो ये द्विवेदी जी के नामकरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन नामकरण पर, हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण पर। अगली जो बात है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया, उनके काल विभाजन का आरंभ, प्रत्येक काल का आरंभ और अंत जो है वो शती के मध्य से उन्होंने माना है। तो ये बिल्कुल ही अव्यावहारिक है। अब एक काल का आरंभ किसी शताब्दी के मध्य से हो रहा है और किसी दूसरी शताब्दी के मध्य में जाके ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरे काल का आरंभ फिर उस शताब्दी के मध्य से शुरू होकर किसी और शताब्दी के मध्य तक जाकर ख़त्म होता है, फिर तीसरे काल का भी इसी तरह, चौथे काल में, माने ये बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका है और इस पर ज़्यादा विशेष विचार नहीं किया गया है। ये साफ हमें दिखाई पड़ता है, ये अव्यावहारिक है। कोई भी काल में जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो किसी शताब्दी के मध्य में आकर बदल जाती हैं। कोई भी शताब्दी के आधी शताब्दी ख़त्म होने के बाद से वो बदल जाती है, ऐसा तो होता नहीं है। प्रवृत्तियां जो है विशेष शताब्दी के मध्य में ही ख़त्म होंगी, ये कैसे माना जा सकता है। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है, जो इन्होंने मध्य में किया है, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, फिर 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, तो ये जो मध्य का खेल चल रहा है, ये बिल्कुल भी अव्यावहारिक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये हो गया डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। अब आइए हम देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन को। गणपति चंद्र गुप्त ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और उस पुस्तक में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने मोटे तौर पर हिंदी साहित्य के काल को 3 कालों में विभाजित किया है। पहला काल वो प्रारंभिक काल कहते हैं। इसको आरंभिक काल से तुलना मत कीजिएगा, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए बहुत बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है और प्रारंभिक काल कहा है आपके गणपति चंद्र गुप्त ने। तो पहले काल को ये प्रारंभिक काल कहते हैं, दूसरा काल वो मानते हैं मध्यकाल को, और उसके अंतर्गत जो है वो 3 कोटियाँ, 3 और उपकाल करते हैं, खंड करते हैं उस काल के। और आधुनिक काल तो है तीसरा मुख्य काल है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे युग उन्होंने विभाजित किए हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रारंभिक काल जो है उसका समय वो मानते हैं 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक।
1184 से 1350 ईस्वी का कालखंड प्रारंभिक काल उनको संज्ञा दी है उन्होंने आदिकाल को। इसके बाद मध्यकाल का समय है 1350 से 1857 तक, ये पूरा मध्यकाल है। तो ये एक काल हुआ। अब इस मध्यकाल के उन्होंने 3 उपखंड किए हैं। पहले खंड को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है, जिसका उन्होंने विशेष नामकरण किया है उत्कर्ष काल के रूप में, और इसकी समय सीमा मानी है उन्होंने 1350 से 1500 ईस्वी तक। दूसरा जो मध्यकाल का खंड है उसको वास्तविक में मध्यकाल ही कहा है उन्होंने, और विशेष नाम दिया है चरम उत्कर्ष काल, जिसकी समय सीमा 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक उन्होंने स्वीकार की है। इसके बाद तीसरा जो मध्यकाल का खंड है वो है उत्तर मध्यकाल, जिसको उन्होंने अपकर्ष काल यानी डाउनफॉल का, पतन का काल कहा है, 1600 से 1857 ईस्वी तक। तो ये मध्यकाल का है। इसके बाद आधुनिक काल को उन्होंने 1857 से लेकर 1965 तक के समय की रचनाओं को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में स्थान दिया है। और इस आधुनिक काल को उन्होंने 5 छोटे छोटे युगों में विभाजित किया है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के केंद्रीय योगदान के कारण उस समय उन्होंने जो योगदान दिया था उस आधार पर इस युग का नाम भारतेंदु युग दिया गया, 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी यानी यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये होंगे आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और उनके केंद्रीय व्यक्तित्व के कारण, उनके मुख्य भूमिका के कारण हिंदी के परिष्कार संस्कार में जो उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई, उस आधार पर उस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। इसके बाद है छायावाद, और छायावाद की समय सीमा 1920 से 1937 ईस्वी मानी है। इसके अलावा प्रगतिवाद उसके बाद का चरण जो है, यानी 1937 से 1945 ईस्वी तक। फिर प्रयोगवाद 1945 से 1965 तक। तो ये है आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो इसको गौर से देख लीजिए। इस काल विभाजन में कुछ पेच है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं। तो आइए अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भक्ति काल को 2 खंडों में विभाजित किया है। यानी फिर से हम देख लेते हैं, इसको देखिए ताकि आसानी से समझ में आए। तो मध्यकाल जो है, मध्यकाल को 2 भागों में सामान्यतः इसके पूर्व भी विद्वानों ने विभाजित किया है। तो पहला है पूर्व मध्यकाल और उसके बाद दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। किंतु यहाँ इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है मध्यकाल को, जिसमें पूर्व मध्यकाल और जो मध्यकाल है यानी उत्कर्ष काल और चरम उत्कर्ष का काल, ये दोनों मिलाकर भक्ति युग का समय माना जाता है, भक्ति काल का। तो इन्होंने क्या किया है, भक्ति काल के 2 खंड कर दिए हैं। ये बिल्कुल असंगत है। किस आधार पर भक्ति काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया है? भक्ति काल को 2 खंडों में किस प्रकार से वो विभाजित करते हैं, किस आधार भूमि पर? कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इन लोगों की रचनाएं इस पूरे कालखंड में फैली हुई हैं। तुलसीदास अंत तक रहे हैं। तो वो किस आधार पर इसको 2 खंडों में विभाजित करते हैं इस कालखंड को? तो ये करना जो है असंगत है। दूसरी जो बात यह है कि आधुनिक काल का जो उपखंड है, यानी आधुनिक काल में जो 5 उपखंड उन्होंने बनाए हैं भारतेंदु युग से लेकर के पूरा एकदम प्रयोगवाद तक का, तो ये जो उपखंड है, ये उपखंड उन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आगे चलकर जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास आगे लिखा, उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार किया है। और आज हम जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसी विभाजन को हम लेते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये है आधुनिक काल के 5 उपखंड: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसके बाद और जिन लोगों ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आगे चलकर और भी जो युग है उसमें जोड़ते गए हैं और भी चीज़ें जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है गणपति चंद्र गुप्त का। इसके बाद भक्ति काल की जो समय सीमा है 1600 ईस्वी माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, जो कि अनुचित है। भक्ति काल 1600 ईस्वी में समाप्त नहीं होता है। तुलसीदास 1600 ईस्वी के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण भक्तिपूर्ण रचनाएं करते रहे हैं। उनकी कई रचनाएं जो है भक्ति काल की, वो 1600 ईस्वी के बाद आई हैं। और भक्ति काल जो है सामान्यतः 1650 ईस्वी यदि माना जाए तो एक सीमा जो है वो सही उचित होती है, क्योंकि उसके बाद से रीतिवादी रचनाएं जो है उसकी प्रबलता हमें दिखाई देने लगती हैं।
हालांकि 1600 ईस्वी से ही रीतिवादी रचनाएं दिखाई देनी शुरू होती हैं, लेकिन प्रबल रूप में नहीं थी वो उस तरह से तो भक्ति काल में वीर रस की भी रचनाएं हैं, बहुत सारी वीर रस की रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये जो है समय सीमा 1600 ईस्वी मानी है गणपति चंद्रगुप्त ने, ये अनुचित है। अगली विशेषता कि भक्ति काल का जो उपखंड किया है इन्होंने, या हम कह सकते हैं मध्य काल को जो उन्होंने 3 उपखंड किए हैं और उनके नामकरण जो दिए हैं वो भ्रामक है, भ्रम उत्पन्न करते हैं। देखिए किस तरह से भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो मध्य काल का पहला जो उपखंड है उसको उत्कर्ष काल कहा है इन्होंने। तो ये उत्कर्ष है, चरम उत्कर्ष फिर दूसरा हुआ और फिर अपकर्ष, यानी ये सीधे तरह पर जो है सामान्य रूप में देखते हैं, किसी चीज़ का उद्भव होता है, उसका विकास होता है और पतन होता है, उस आधार पर इन्होंने ये कह दिया है। किंतु पूर्व मध्यकाल का जो समय वो मानते हैं, इस समय में कबीरदास आते हैं। कबीरदास ने शुरुआत की, कबीरदास ने बहुत लंबी आयु, लगभग 120 साल की आयु पाई थी उन्होंने। वो पूर्व मध्यकाल और जो चरम उत्कर्ष काल है, इन दोनों कालों में वो रचना करते रहे हैं, दोनों काल में ये इनकी उपस्थिति रही है। तो पहले को उत्कर्ष और उसके बाद चरम उत्कर्ष कैसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपकर्ष काल कहा गया है, जो कि विशेषतः रीति काल के संदर्भ में कहा गया है। रीति काल भले ही जो है, रीति काल में उस समय के समाज का जो है प्रतिबिंब नहीं दिखता है हमें स्पष्ट, आम जनता का जीवन उसमें बिल्कुल नहीं दिखता है, उनकी भावनाएं नहीं दिखती हैं, उनमें श्रृंगारिकता की भावना अधिक दिखती है, थोड़ी बहुत वीर रस की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अगर वो काव्य की जो कलात्मकता है, कला की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रीतिकाल जो है बहुत ही उन्नत है। रीतिकालीन जो रचनाएं, जो कवि हुए हैं वो अत्यंत प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। तो इस तरह से ये जो नाम है बड़ा भ्रामक है, भ्रम की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अगली जो बात आती है गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन के संबंध में, वो है कि इनके काल विभाजन में समरूपता का अभाव है, सिमेट्री नहीं मिलती है, समानता नहीं मिलती है, अलग अजीब तरह से इन्होंने कालखंड निश्चित किए हैं। पहला काल जो प्रारंभिक काल उन्होंने कहा 1184 ईस्वी मानते हैं, 1184 से शुरुआत होती है। ठीक, 1184 इस तरह से कैसे, इस समय को मानने का आधार क्या है। वहीं आगे चलकर आप देखें तो फिर मध्यकाल को जो है उस 3 उपखंड करते हैं, तो 1350 से 1500 ईस्वी मानते हैं, ये 1500 राउंड फिगर आ गया। फिर उसके बाद जो है 1500 से 1600 ये राउंड चल रहा है। यहाँ 50 है 1350 से, अब यहाँ 1500 एक गोल 100 में चल रहा है। अब यहाँ जो है यहाँ 100 फिर यहाँ से आके 1857 हो रहा है। तो समरूपता देखने को नहीं मिलती है इनके काल विभाजन में। तो ये गणपति चंद्र के काल विभाजन का दोष, एक बहुत बड़ा दोष है। तो ये हमारा पूरा हो गया काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद के भी जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने भी काल विभाजन किया है, बच्चन सिंह हो गए या फिर और दूसरे जो साहित्य इतिहास लेखक हैं उन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया है। लेकिन मूलतः जो है सारे काल विभाजन जो है, उन सारे काल विभाजनों का केंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसी के इर्द गिर्द सारे काल विभाजन चक्कर काटते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन जो है वही जो है मूलतः ठोस है, सभी काल विभाजनों का आधार है। सबने थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर करके ही आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकार किया है। इसलिए आचार्य शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वमान्य है और सबसे सटीक है, और बिल्कुल उन्होंने उस काल विभाजन के पीछे जो तर्क दिए हैं वो तर्क बिल्कुल ठोस तर्क हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये काल विभाजन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम लोग नामकरण पर करेंगे, और उसके बाद काल विभाजन और नामकरण को लेकर के हम कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न को हल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।